दाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। मसूर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। मधुमक्खी पालन करके कमाए अच्छी आय। प्रदेश के जिन किसानों ने मसूर की बुआई समय से कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और फसल की सही तरीके से बढ़वार होती रहे, इसके लिए खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और हानिकारक कीट रोगों से फसल का बचाव करना जरूरी होता है। तो इन सभी कार्यों को आप कब और किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला शहडोल की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिया सिंह। किसान भाइयों, क्योंकि ये रबी की फसल के बारे में मैं आई हूँ बताने के लिए। अधिकतर जो फसलें हैं रबी की, उनकी बुआई हो चुकी है और फसलें 20 से 25 दिन की क्रांतिक अवस्था में आ चुकी हैं। इस समय मैं सबसे पहले मसूर की फसल के बारे में बताऊंगी। मसूर की फसल के समसामयिक कार्य में, जिसमें सिंचाई आती है सबसे पहले, और 20-25 दिन की फसल होने की वजह से इसका ये क्रांतिक अवस्था है और हमें पहली सिंचाई इसी स्टेज पे देनी है। मसूर की फसल में खासकर सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पौधों के विकास के लिए जमीन में नमी का होना आवश्यक है। इसलिए फली बनने और फली में दाना बनने पर एक सिंचाई करना फायदेमंद होता है। सिंचाई भूमि की आवश्यकता अनुसार स्प्रिंकलर या बहाव विधि से करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने पर मसूर की फसल को नुकसान हो सकता है, तो आप फसल की जरूरत के अनुसार से सिंचाई करें। मसूर में सिंचाई के बाद दूसरा प्रबंधन है खरपतवार प्रबंधन, क्योंकि ये खरपतवार जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो कि हमारे जो फसल होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं? उससे प्रतिस्पर्धा करके। वो प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, न्यूट्रिएंट मतलब कि पोषक तत्वों के लिए करते हैं, पानी के लिए करते हैं। इन सब से प्रतिस्पर्धा तो करते ही हैं क्रॉप से, और साथ में ही जितने भी कीट व्याधि होती हैं उनके लिए आश्रय प्रदान करते हैं। तो सही समय पर खरपतवार प्रबंधन करने से हमें पौधों की बढ़वार तो मिलेगी ही, क्योंकि इसके लिए कोई रासायनिक केमिकल या हर्बिसाइड उपलब्ध नहीं है। तो इसका हस्तचलित उपकरण या तो फिर इंटरकल्चर करके, हैंड बीडिंग करके, हंसिए से, खुरपी से, इनके थ्रू निकाल के, वो भी सही समय पर, जो कि 25 से 30 दिन का समय होता है, निकाल के हम उसकी अच्छी बढ़वार प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी फसल ले सकते हैं। और अगर इसमें पोषक प्रबंधन की बात करें तो वैसे ये दलहनी फसल है, तो इसमें
अलग से उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर पौधे की बढ़वार अच्छी नहीं है या उसकी ग्रोथ कंडीशन ठीक नहीं दिख रही तो मार्केट में 18-18, 19-19 ये उर्वरक लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जिसे कि हमें यूज़ कर सकते हैं। और 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में घोल के डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा अगर उसके बाद भी अगर हमें सही नहीं लग रही है क्रॉप की कंडीशन की, उसकी बढ़वार अच्छे से नहीं हो रही है, तो यूरिया का यूज़ कर सकते हैं। वो भी तब यूज़ करें जब आपके पास सिंचाई की व्यवस्था हो, प्रॉपर सॉइल में मॉइस्चर हो, नमी की मात्रा हो। सिंचाई के बाद ही यूरिया का हमें टॉप ड्रेसिंग करनी है। उसकी टॉप ड्रेसिंग मतलब ऊपर से छिड़काव करना है। किसान भाइयों, मसूर की फसल को माहो कीट और इल्लियों द्वारा अधिक नुकसान होता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण करें। इसमें आगे अगर इसके फसल सुरक्षा की बात करें तो क्योंकि मौसम में ठंडी गर्मी का बदलाव बार बार हो रहा है, कभी ठंड ज़्यादा हो रही है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी गर्मी सी महसूस हो रही है। ये जो तापमान में अंतर आ रहा है, ये हमारे फसल में कीट व्याधियों का के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन है। इससे क्या होगा कि इसमें कीट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और हमको ध्यान रखना है, अपनी फसल को देखना है कि अगर उसमें माहू ये कुछ हरे भूरे कलर के होते हैं, छोटे छोटे, जो कि इसके रस चूसते हैं, पत्तियों का रस चूसते हैं। अगर इनका अटैक है, अगर ये दिख रहे हैं कहीं पे, तो उनके उसके अनुसार कि अगर वो कम है तो हम नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं, जो 5 ml पर लीटर का घोल बना के और उसके ऊपर छिड़काव करते हैं। लेकिन अगर माहू का प्रकोप ज़्यादा है, क्रॉप में ज़्यादा दिख रहे हैं, नीम तेल से उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर हम केमिकल में जाएंगे और इमिडाक्लोपिड 1 ml पर लीटर के अकॉर्डिंग उसमें छिड़काव करते हैं। और इससे क्या होता है कि पूरी तरीके से माहों का नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, मसूर की फसल का सबसे हानिकारक रोग है उकटा, जिसे हम विल्ट के नाम से जानते हैं। इस रोग के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए आप इस रोग के प्रमुख लक्षणों के आधार पर पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। और अगर फसल 30 से 35 दिन की जब हो जाती है और उसमें उकटा रोग दिखाई देता है, क्योंकि उकटा रोग खड़ी फसल में उसका कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हम बीज बोएं तो उसके पहले बीज का उपचार बेविस्टीन से कर लें। बेविस्टीन 2 ग्राम पर केजी सीड के अकॉर्डिंग इसका उपचार किया जाता है। और खेत में ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं। ट्राइकोडर्मा विरडी का छिड़काव या FIM में मिक्स करके किया जाता है, गोबर की खाद में मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं, या फिर वैसे ही मिट्टी में डाल सकते हैं। और अगर खड़ी फसल में उकटा रोग दिख रहा है तो फिर उसको उखाड़ के और वहाँ की मिट्टी निकाल के फेंक देते हैं और उसमें बेविस्टीन का 2% पानी में डाल के 2% का घोल बना के उसके ऊपर ड्रेंचिंग छिड़काव किया जाता है, जिससे कि वो ख़त्म हो सके। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी बातों से आप ध्यान रखकर अपने मसूर की फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। सारंगगढ़ में सीएम में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में दी सौगात। गिरौदपुर में बनेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जिले के सभी जर्जर स्कूलों का होगा कायाकल्प। दुर्ग में हेलमेट लगाकर सभा में शामिल हुए अजय चंद्राकर। पत्थरबाजी पर जताया विरोध। बीजेपी की सभा के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने कसा तंज। बोले, सतह पर आने लगी कलह। मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा, टीएस सिंहदेव ने कोई गलत बयान नहीं दिया। चुनाव लड़ने से पहले हम सब कार्यकर्ता से करते हैं बात। कुमारी शैलजा जल्द आएंगी छत्तीसगढ़। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दी जानकारी। भव्य स्वागत की चल रही तैयारी। रायपुर में सरोना स्थित
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। पालन करके किसान अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों की जिंदगी में भी मिठास घोल सकते हैं। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे यदि सही तरीके से किया जाए तो सालाना लाखों रुपए की आमदनी की जा सकती है। तो आप मधुमक्खी पालन किस प्रकार से करें ताकि आने वाले समय में आपको मधुमक्खी पालन से अच्छी आय मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी यादव। आज अपन बात करेंगे ऐसे जीव की जो अपने लिए बिना शर्त काम करता है, जिसका नाम है मधुमक्खी। मधुमक्खी पालन समन्वित कृषि प्रणाली में मधुमक्खी का एक अहम योगदान है और ये अपने को अतिरिक्त आय देने में काफ़ी प्रभावी सिद्ध हुई है। आजकल मधुमक्खी पालन ग्रामीण और भूमिहीन किसानों के लिए आमदनी बढ़ाने का एक अच्छा साधन बनता जा रहा है। इस व्यवसाय को कम लागत में शुरू करके किसान इससे काफी अच्छी आय कमा सकते हैं और अन्य लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो आप इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले किसी मौन पालक या कृषि विभाग की किसी संस्था से प्रशिक्षण ले लें और उसके बाद ही मौन पालन व्यवसाय की शुरुआत करें। इसमें सबसे पहले मैं मधुमक्खी की जो प्रमुख प्रजातियां उनके बारे में बताऊंगा। मधुमक्खी की अपने यहाँ 4 या 5 प्रजातियां प्रमुख है, जिसमें सबसे पहले एफिस डोर्साटा, जिसको बहुरा भी बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक मधुमक्खी होती है। ये अपना घर ऊंचे बिल्डिंगों, मकानों या ऊंचे वृक्षों पे अपना घर बनाती है। इसके एक छत्ते से तकरीबन 35 किलोग्राम तक शहद प्रतिवर्ष अपन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी मधुमक्खी है जो भारतीय मधुमक्खी है। इसके एक छत्ते से 5 किलोग्राम तक शहद अपन प्रतिवर्ष प्राप्त कर सकते हैं और ये मधुमक्खी काफ़ी शांत स्वभाव की होती है, इसको पाला जा सकता है। इसके अलावा एक छोटी मधुमक्खी होती है, एफिस फ्लोरिया बोलते हैं उसको, बहुत छोटी मधुमक्खी होती है। इनके अलावा एपिस मेलिफेरा इटालियन मधुमक्खी, आकार और स्वभाव में ये मधुमक्खी भंवर मधुमक्खी की तरह ही होती है, लेकिन इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये सबसे अधिक शहद भी देती है। किसान भाइयों, जहां तक मधुमक्खी पालन व्यवसाय से होने वाले लाभ की बात है तो देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शहद की मांग तेजी से बढ़ती ही जा रही है, जिसे बेचकर किसान भाई अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस व्यवसाय में मोम, रॉयल जेली जैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो किसानों की अतिरिक्त आमदनी का बेहतर जरिया साबित हो रहा है। तो आप भी मधुमक्खी पालन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही मधुमक्खियों से फूलों में परागण होने के कारण फसलों की उपज में बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन से अच्छी आय लेने के लिए आपको इनकी आहार व्यवस्था के साथ साथ उचित देखभाल करने की जरूरत रहती है, ताकि इनमें समस्या नहीं आए। फिर भी इनमें कई तरह की समस्याएं अगर आती रहती है, जिनका समय पर समाधान नहीं होता, तो इससे काफी नुकसान होता है। इसलिए समय रहते इसका समाधान करना आवश्यक है, ताकि इन मधुमक्खियों से अधिक शहद का उत्पादन लिया जा सके। तो ये ऐसा करके आप मधुमक्खी पालन में अच्छा व्यवसाय कर सकते हो और अच्छा पालन कर सकते हो। इसी के साथ साथ इसमें 2-3 चीज़ें जो मैं अपने जहन में लेके चल रहा हूँ। इसमें प्रमुख है, इसमें बीमारियाँ और कीट। इसमें बीमारी आती है, इसमें एक बीमारी लगती है, इसमें मकड़ी से भी ये बीमारी होती है। तो उन मकड़ी का भी ध्यान रखना है कि मकड़ी के कारण भी मधुमक्खी मर तो नहीं रही है, तो उसका भी टाइम पे मतलब उपचार करना है। इसके साथ साथ इसमें रात के टाइम में एक हनी रोबर नाम से मौत आता है और वो छत्तों से रस सूस के चला जाता है, तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता है मधुमक्खी पालक को। तो ये सब निगरानी रखनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ जब इन चीज़ों का समन्वित मैनेजमेंट हो जाएगा तो एक अपन अच्छा शहद उत्पादन के साथ साथ अपनी फसलों में परागण भी अच्छा होगा और उत्पादन भी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हर शाम न्यूज़ 18 करेगा। सारंगगढ़ में सीएम में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में दी सौगात। गिरौदपुर में बनेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जिले के सभी जर्जर स्कूलों का होगा कायाकल्प।
दुर्ग में हेलमेट लगाकर सभा में शामिल हुए अजय चंद्राकर, पत्थरबाजी पर जताया विरोध। बीजेपी की सभा के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने कसा तंज, बोले सतह पर आने लगी कला। मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का बयान कहा, टीएस सिंहदेव ने कोई गलत बयान नहीं दिया। चुनाव लड़ने से पहले हम सब कार्यकर्ता से करते हैं बात। कुमारी शैलजा जल्द आएंगी छत्तीसगढ़, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दी जानकारी। भव्य स्वागत की चल रही तैयारी। रायपुर में सरोना स्थित ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बालाघाट और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस और सुबह हवा में 38 से 70% और दोपहर में 15 से 40% नमी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा की गति लगभग 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे दक्षिण पूर्व दिशा से रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल यदि 21 दिन की अवस्था में है तो पहली सिंचाई आवश्यक रूप से करें। सिंचाई के बाद यूरिया का छिड़काव करें। यदि गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हों तो उसके नियंत्रण के लिए 2,4-D नामक खरपतवारनाशी का लगभग 600 ग्राम मात्रा सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 30 से 35 दिन बाद पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद करनी चाहिए। पहली सिंचाई के बाद नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा का टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में बादल छाए रहने के कारण सरसों में एफिड कीट के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों की सतत निगरानी करें और अधिक प्रकोप होने की स्थिति में कार्बेरिल का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आलू की जो फसल 30 दिनों की हो गई है उसमें मिट्टी चढ़ाकर यूरिया का छिड़काव 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। झुलसा रोग की नियमित रूप से निगरानी करते रहें। फसलों में झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई देने पर इससे बचाव के लिए 2 ग्राम मैंकोजेब फफूंदीनाशक दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जरूरत के हिसाब से 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। मटर की फसल में चूड़ी फफूंदी रोग की निगरानी करते रहें। इस रोग में पत्तियों, फलों और तनों पर सफेद चूर्ण दिखाई पड़ता है। इस रोग से बचाव के लिए फसल में सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अरहर की फसल को पॉड फ्लाई और पॉड बोरर से बचाने के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल जब 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई होने या 30 से या 35 से 40 दिन की होने पर खुटाई अवश्य करें। चना की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। चने की फसल में Y या T आकार की खुटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खुटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। बादल युक्त मौसम रहने के कारण चने में कहीं कहीं तंबाकू की इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका नियंत्रण करें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थाइमेथाक्साम 25 DG दवा की 100 ग्राम मात्रा
500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। दुधारू पशुओं को मैस्टाइटिस, जिसे थनैला रोग के नाम से जानते हैं, से बचाने के लिए दूध को पूरी तरह से निकालकर थन को दूध दोहने के बाद कीटाणुनाशक घोल से धो लें। पशुओं को सूखा स्वच्छ आश्रय और पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं। बकरियों को PPR बीमारी से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, जो सर्दियों के दौरान होने वाली आम बीमारी है। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। मुर्गियों में मृत्यु दर को कम करने के लिए विशेष रूप से रात के समय चूजों को गर्मी प्रदान करने के लिए बिजली के बल्बों की व्यवस्था करें। अंडे के बेहतर उत्पादन के लिए 12 ग्राम प्रति पक्षी प्रति माह की दर से पूरक कैल्शियम प्रदान करें। मछलियों में घावों को नियंत्रित करने के लिए 1 एकड़ के तालाब में सिफैक्स 400 मिलीलीटर डालें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिकरौदा, जिला सतना के कृषक उदय सिंह ने। ये पत्ता गोभी की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो उदय सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, अभी आप जो रबी का सीजन है इसमें पत्ता गोभी की खेती करके अच्छा इनकम कमा सकते हैं। पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो जब नर्सरी लगाते हैं किसान भाई, आप जानते होंगे कि नर्सरी में कई तरह का वो जो बीमारी का भी प्रकोप होता है, डैम्पिंग ऑफ का प्रकोप होता है। तो उससे निजात पाने के लिए तो कार्बेंडाजिम 1 ग्राम और 1 ml कुनोलफॉस या इमिडा क्लोरोपोपिड प्रति लीटर का घोल बना के दोनों को मिक्स करके फफूंदनाशक और कीटनाशक दोनों को मिक्स करके आप स्प्रे कर देंगे तो इससे निजात मिलेगा। पत्ता गोभी की खेती वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन जल निकास वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। पत्ता गोभी की खेती के लिए सामान्य जलवायु की जरूरत होती है। अधिक सर्दी और पाले से पत्ता गोभी को नुकसान हो सकता है। खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले हैरों से जुताई करके खेत की मिट्टी को भुरभुरा कर लें। इसके बाद फसल के अवशेष और खरपतवारों को निकाल दें। इसके बाद खेत को 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर देनी चाहिए तथा पाटा चला दें। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसके लिए किसान भाई, आप सबसे पहले खेत की जुताई बढ़िया से कर लें, 2-3 जुताई कर लें। नर्सरी गिराते हैं तो उसके लिए भी आप पहले नर्सरी गिरा दें। तो नर्सरी भी आप इस समय गिरा के, और अगर आगात करना चाहते हैं तो आगात के लिए आप सितंबर से ही शुरू हो जाए और नर्सरी गिरा दें। अगर मध्यम और पिछात करते हैं तो अक्टूबर-नवंबर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब नर्सरी में पौधे 2-3 पत्ती की हो जाए तब आप रोपनी कर सकते हैं। और रोपनी जब करेंगे किसान भाई तो खेत की तैयारी के लिए कंपोस्ट और उर्वरक का प्रबंधन करें। कंपोस्ट लगभग 150 से 250 कुंटल कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पहली जुताई में डालें और बराबर अच्छी मात्रा में जुताई करके खेत में मिला दें। बात करें रासायनिक उर्वरकों की तो मिट्टी जांच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य तौर पर खेत में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटाश का प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। और अंतिम जुताई जब करते हैं किसान भाई, पाटा के साथ करें और उसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा खेत में डाल के बराबर मात्रा में जोत दें। तो पत्ता गोभी में सबसे पहले आप प्रभेद का चयन कर लें। तो प्रभेद में किसान भाई आप प्राइड ऑफ इंडिया है जो 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर, गोल्डन एकर है ये भी 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, पूसा मुक्ता है, पूसा अगेती है और अर्ली ड्रम हेड है। तो ये सब किस्म का किसी एक किस्म का चयन करके आप प्रभेद का चयन करके आप रोपनी कर सकते हैं, नर्सरी गिरा सकते हैं।
तो इस तरह से आप किसान भाई अगर इसके लिए अगर प्रति हेक्टेयर का सीड की बात करते हैं, जैसे जनरल कंपोजिट सीड का प्रयोग करते हैं तो वो 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर, अगर संकर प्रभेद का चयन करते हैं तो 200 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप हर बिंदु पर ध्यान रख के पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। आप बीज उपचार अवश्य कर लें। बीज उपचार आप 2 तरह की दवाई से करें, एक तो थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, और उसमें बेविस्टिन जो है कार्बनडाजिम 1 ग्राम प्रति किलो की दर से बराबर बढ़िया से वो किसी बर्तन में या केले के पत्ती पर उसमें अच्छी तरह से मिला के फिर उसको नर्सरी में गिराएं। तो इस तरह से अगर करते हैं बीज उपचार तो आने वाले जो बीमारी है वो उससे आपको निजात मिलेगा। उसमें लाइन से लाइन की दूरी और पौधे जब लाइन की रो से रो कतार की दूरी बना लें 50 सेंटीमीटर, और अगर आगाद करते हैं तो 45 सेंटीमीटर, उसी कतार में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधा का रोपण करें। अगर पिछात या मध्यम करते हैं तो 50 सेंटीमीटर कतार से कतार और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रख के आप रोपनी कर सकते हैं। खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों को कम से कम 2 से 4 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल रोपाई से 1 दिन पहले पेंडिमेथालिन की 3.3 लीटर मात्रा को 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।